हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना फेवरेट चैप्टर है क्या, रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता क्या है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स अपन स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन की बेसिक जानकारी के साथ अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता क्या है, रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले अपन को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है बहुत इजी वे में कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ से इससे है कि अगर प्री एग्जिस्टिंग, अगर जो पहले से ही कोई ऑर्गेनिज्म है, पहले से ही कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके द्वारा ही न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होता है, उसी को ही क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। मतलब जो पहले से हैं उसी के द्वारा नए बनाना, जो पहले से हैं उसी के द्वारा क्या बनाना, नए बनाना। जैसे आपको पता होगा, एग्जाम्पल देखो, आप हो, सपोज क्या हो, आप, ठीक, ये है आप। अब आप पहले से ही एग्जिस्ट करते हो, अब आपकी शादी हुई, क्या हुई, शादी हुई, शादी होने के बाद आपके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद आपके बच्चे पैदा हुए। तो रिप्रोडक्शन हुआ क्या, रिप्रोडक्शन यही हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से है उसी के द्वारा नए बनाना, नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उनके बीच में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा और नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे, मतलब नए बच्चे पैदा होंगे। एक्चुअली कहना तो यही चाहता है। तो रिप्रोडक्शन वही होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग होता है उनके द्वारा नए ऑर्गेनिज्म बनाना ही की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि जो अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी या उसको बैलेंस करने का जो जिम्मा होता है वो केवल और केवल किस पे होता है, रिप्रोडक्शन पे होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एट द एंड क्या हो जाएगा, हमारे अर्थ से लाइफ की कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर अगर कोई रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो कोई भी नए इंडिविजुअल्स या नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे, और नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा अर्थ का। इसलिए अर्थ की जो लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने का काम जो करता है वो रिप्रोडक्शन करता है एक्चुअली में। अगली बात समझ में यहाँ से, द रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर सर्वाइव ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन असेंशियल करता है कि सर्वाइव ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, ये तो आपको नॉलेज है इसके बारे में। अब देखो जो मेन काम आता है वो क्या होता है कि टाइप कितने होते हैं रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं एक्चुअली में। पहला होता है कौन सा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बहुत सारा डिफरेंस आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ से अपन पढ़ेंगे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मेजर जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो क्या होता है। जो सबसे मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब भी रिप्रोडक्शन होता है, अगर उस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे बोला जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात समझ में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल्स और गेमेट्स कोड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सिंगल पेरेंट्स के अंदर अगर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर तो वहाँ पर कोई भी सेक्स सेल या गेमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है।
आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ साथ यहाँ पर सेक्स सेल या गैमेट्स भी बनते हैं, उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स या सेक्स सेल किस में इन्वॉल्व नहीं होती है, वो नहीं होती है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और कहाँ पर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, हाइड्रा आता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ह्यूमन्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे किस्में होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जहाँ पर केवल सिंगल सेल या सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो डिफरेंस होता है मेजर, वो क्या क्या हो सकते हैं, तो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखो यहाँ पर कि एक तो आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी अपन ने जस्ट नॉलेज में ले लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता है क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता है क्या है। तो यहाँ पर देखो जो ओनली 1 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो असेक्सुअल, यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो सेक्स सेल इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन तो असेक्सुअल, और जिसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व हो जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो फ्यूजन ऑफ गेमेट टेक प्लेस, यहाँ पर कोई भी गेमेट्स नहीं बनता है और गेमेट नहीं बनेगा जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर गेमेट्स बनते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वो किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इतना सा याद आपको रखना है। नेक्स्ट आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है और किन किन में होता है, ये बाय अपन प्रोसेस के द्वारा अपन देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आता है फिजन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही पार्ट होता है, फिजन। एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है इन दिस प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड इनटू 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर किसको बोला जाता है, यूनिसेलुलर बोला जाता है सिंगल सेल को। किसको बोला जाता है, सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल और केवल सिंगल सेल पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर बोला जाता है। तो ये जो यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। स्प्लिट मीन्स टूटना, स्प्लिट और डिवाइड इनटू 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर डिवाइड होकर 2 इंडिविजुअल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, फिजन बोला जाता है। आई बात समझ में। तो फिजन भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कहाँ, एक तो होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। फिजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो बाइनरी फिजन होता है और एक होता है मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन के अंदर जो एग्जांपल देखने को मिलता है वो अमीबा को देखने को मिलता है। कौन सा, अमीबा। और मल्टीपल फिजन में जो एग्जांपल हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, प्लाज्मोडियम। तो 2 टाइप के क्या देखने को मिले अपन को, फिजन देखने को मिले, एक तो बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एक्चुअली में होता क्या है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म, स्प्लिट टू फॉर्म 2 ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर 2 ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर स्प्लिट होकर 2 ऑर्गेनिज्म बना लेता है तो वो कहलाता है बाइनरी फिजन। क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म टूट कर इंडिविजुअल्स बना लेता है, बहुत सारा, बहुत अधिक मात्रा में क्या बना लेता है, लार्ज अमाउंट में क्या बना लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो उसे कहा जाता है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में। किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में। और बाइनरी फिजन देखने को मिलता है किस में, अमीबा में। किस में देखने को मिलता है, अमीबा में। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है ये डायग्राम किसका है, अमीबा का। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जो अमीबा होता है वो सबसे पहले सिंगल सेल यहाँ पे डिनोट कर रहा है। अब ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, स्प्लिट होने लग जाता है, धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, डिवाइड होने लग जाता है। 2 इंडिविजुअल्स बना रहा है तो दोनों के अंदर भी क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस पाया जाएगा तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, देखो पहले यहाँ पर अटैच था, धीरे धीरे ये डिवाइड होने लग गया। दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में क्या होता है, तीसरे वाले केस में देखो यहाँ पर जो
यहाँ पर न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गई और यहाँ पर लास्ट में एट द एंड में क्या हो गई, दो अमीबा का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर सिंगल और ये दो अमीबा का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो एक अमीबा से इंडिविजुअल्स कितने बन गए, 2। कितने अमीबा बन गए, 2 अमीबा बन गए। तो इस प्रकार के फिजन को बाइनरी फिजन कहा जाता है। समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट देखो, जो मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ पर ये देखो, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर एक पेरेंट सेल स्प्लिट होकर बहुत सारी ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है, उसे ही मल्टीपल फिजन बोला जाता है। ये होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। आगे बात समझ में। अब देखो, बाइनरी फिजन का एक और एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल तो हो गया अमीबा, और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जांपल हो सकता है लेशमानिया। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, लेशमानिया भी एक टाइप का क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। जैसे अमीबा 2 में डिवाइड हो गया, वैसे ही लेशमानिया भी धीरे धीरे चल करके इसमें डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो लेशमानिया भी किसका एग्जाम्पल होता है, बाइनरी फिजन का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है क्या, फ्रेगमेंटेशन। एक्चुअली में फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन फिजन पढ़ा वैसे ही एक पार्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीस ऑन मैच्योरिंग, ईच ऑफ द which subsequently grow to form a complete new organism is called fragmentation। ये किस में होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है। मतलब नहीं समझ में आया होगा, मतलब ये होता है एक्चुअली में कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, धीरे धीरे 2 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने के बाद ये एक अपना खुद का नया इंडिविजुअल्स बना लेता है, और ये वाला अपना खुद का क्या बना जाता है, इंडिविजुअल्स बना ले जाता है। एग्जैक्ट सेम पेरेंट की तरह ही अपनी बॉडी को कर लेता है, मतलब सेम टू सेम जिससे वो डिवाइड हुआ था वैसा का वैसा बन जाता है, उसी को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखो, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म था सिंपल वाला, अगर वो 2 डिवाइड हो गया 2 पार्ट में और या बहुत सारे पार्ट में, पीस ऑफ मेच्योरिंग, किससे, जो मेच्योर था पहले से, उसे अगर डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद वो ग्रो करता है और कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, अपना नया खुद का इंडिविजुअल्स नया बन जाता है, सेम टू सेम जैसा पेरेंट्स था। ठीक है, उसी प्रोसेस को ही बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है अपन को स्पाइरोगाइरा के अंदर। किसमें देखने को मिलता है, स्पाइरोगाइरा। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्पाइरोगाइरा के अंदर कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले वाले की। चलो ये देखो, यहाँ पर ये दे रखा है फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा कैसे होता है। यहाँ पर ये दे रखा है, देखो, ये स्पाइरोगाइरा का डायग्राम है। ये टूट कर ये अलग स्पाइरोगाइरा है, ये अलग स्पाइरोगाइरा है, और ये अपना नया इंडिविजुअल सेम टू सेम ऐसा कैसा ही बना लेगा। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। तो अपन ने अभी तक पढ़ लिया बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। एक तो पढ़ लिया फिजन, दूसरा पढ़ रहे हैं अपन फ्रेगमेंटेशन। फिजन किस में होता था, फिजन 2 टाइप का होता था, एक अमीबा में और एक किस में था, लेशमानिया में। और मल्टीपल फिजन किस में था, मल्टीपल फिजन अभी जस्ट अपन ने पढ़ लिया। अब एक फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगाइरा में। ये देखो रियल फोटो यहाँ पर दिख रही होगी आपको, सो रहे यहाँ पर, ये देखो ये पहले वाला था ये, और ये नया बन गया। इधर वाला देखो यहाँ पर नया बन गया। तो मतलब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग होता है वो 2 में डिवाइड होने के बाद नए ऑर्गेनिज्म, खुद के नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। फिजन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या हो सकता है। फिजन में जो मेन इम्पोर्टेंट डिफरेंस आता है वो क्या आता है, सेल के बारे में आता है। सेल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की हो सकती है। एक तो यूनिसेलुलर हो सकता है, एक क्या हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। जिसमें सिंगल सेल होती है उसे यूनिसेलुलर बोला जाता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है, उसे मल्टी सेलुलर बोला जाता है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि जो फिजन होता है वो यूनिसेलुलर में देखने को मिलता है, और जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टी सेलुलर में देखने को मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ से।
नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, रीजनरेशन। एक्चुअली में रीजनरेशन होता क्या है? तो रीजनरेशन देखने के लिए द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसी के बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म फाउंड हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उस प्रोसेस को ही बोलेंगे अपन रीजनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, हाइड्रा और प्लेन एरिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? अपन को रीजनरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझते हैं अगले वाली स्लाइड से। तो यह है प्लेन एरिया, इसको क्या बोला जाता है? प्लेन एरिया। ये क्या है? प्लेन एरिया के डायग्राम देखो, यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम दिख रहा है प्लेन एरिया का। यहाँ पर देखो ये प्लेन एरिया है, यहाँ पर ये प्लेन एरिया दिख रहा होगा। इसको 3 भागों में क्या कर दिया अपने? डिवाइड कर दिया। 3 भागों में डिवाइड करने के बाद ये ऊपर वाला सिरा देखो एक नया प्लेन एरिया बना दिया, मिडिल वाले पार्ट ने ये अलग प्लेन एरिया बनाने वाले और लोवेस्ट पार्ट ने भी एक प्लेन एरिया बना लिया। मतलब एक पार्ट के अपन 3 टुकड़े करने पर तीनों पार्ट क्या बना लेते हैं? अपने खुद का एक इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बना लेता है, खुद एक नए प्लेन एरिया का क्या कर लेता है? फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन। एक्चुअली में जो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला अपन को प्लेन एरिया में देखने को मिलता है और किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा। देखो हाइड्रा के अंदर एक्चुअली में बडिंग प्रोसेस होती है। हाइड्रा के अंदर क्या होती है? बडिंग प्रोसेस होती है। बडिंग क्या होता है एक्चुअली में? देखो, इन बडिंग स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बड विच देन डिटेच्ड एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी बॉडी है किसकी? हाइड्रा की। ये हाइड्रा की बॉडी देख रहे हो आप, यहाँ पर हाइड्रा की बॉडी है और यहाँ पर देखो हाइड्रा की इस बॉडी पार्ट के अंदर यहाँ पर ये देखो आपको बड नज़र आ रहा होगा। बड क्या होता है? जैसे आपने पेड़ देखे होंगे, पेड़ के अंदर वो कुबड़ निकल जाते हैं ना, उस कुबड़ को ही क्या बोला जाता है? बड बोला जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रा की यहाँ पर देखा हो, यहाँ बड निकल के आ गया। अब ये बड क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या करने लगेगा? ग्रोथ करने लगेगा। ग्रोथ करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये ग्रोथ करने के बाद क्या हो जाता है? एक पूरा क्या बना लेता है? हाइड्रा बना लेता है। कंप्लीट हाइड्रा का क्या कर देता है? फॉर्मेशन कर देता है। अब जैसे ही ये हाइड्रा क्या कर लेता है? जैसे ही ये हाइड्रा मैच्योर हो जाता है, क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर होने के बाद इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या हो गया? ये अलग हो गया। अलग होकर एक नया इंडिविजुअल से ये खुद नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है। नया क्या बना लिया इसने? हाइड्रा बना लिया। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को ही बडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बडिंग। तो यहाँ पर देख लो, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बड। बड के रूप में क्या होता है? ग्रो होता है। विच देन डिटेच्ड एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, और धीरे धीरे ग्रोथ करके एक नया क्या बना लेता है? ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बडिंग बोला जाता है। यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल देख लो, ये है हाइड्रा रियल फोटो। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे बड निकल के आए। यहाँ पर देखो ये बहुत सारे क्या है? बड निकल के आए। बड निकलने के आप देखो यहाँ पर एक अमीबा है बड़ा वाला, ये पेरेंट अमीबा है। देखो यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये है पेरेंट अमीबा, ये डॉटर अमीबा है। ये 3 क्या है? डॉटर अमीबा है। अभी तीनों अलग होकर नए क्या बना लेंगे? इंडिविजुअल्स हाइड्रा का निर्माण कर लेता है या फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? बडिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। एक्चुअली में स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? यहाँ पर अपन देखते हैं, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। तो देखो यहाँ पर एक राइजोपस का क्या है? एक पेड़ है। ये राइजोपस का एक क्या है? प्लांट है। इसके अंदर ये क्या भरे हुए हैं? छोटे छोटे स्पोर्स भरे हुए हैं। छोटे छोटे यहाँ पर देख लो, ये स्पोर्स भरे हुए हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? बीज होते हैं। बीज या सीड्स पाए जाते हैं, स्पोर्स होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम आने पर व्हेन द स्पोर केस ऑफ प्लांट ब्रस्ट, एक टाइम ऐसा आता है कि ये मिच्योर हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है? मिच्योर हो जाता है। और एक सूटेबल कंडीशन देखकर, सूटेबल एनवायरनमेंट के देखकर ये क्या हो जाता है? ब्रस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो फूटने के बाद ये क्या हो जाते हैं? इधर उधर बिखर जाते हैं। व्हेन दीज एयर बोन्स स्पोर लैंड ऑन द फूड या सोइल अंडर अ फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है?
फेवरेबल कंडीशन हो सकती है कि वहाँ पर नमी हो, मॉइस्चर हो, तो अगर वो गिरेंगे, ज़मीन के अंदर गिरेंगे तो क्या करने लग जाएंगे, ग्रोथ करने लग जाएंगे और नया क्या बना लेंगे, राइजोपस्प का निर्माण कर लेते हैं या फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को ही स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। आगे बात समझ में, जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में आपने देखा होगा एक पौधा आता है आंकड़े का पौधा आता है। जब उसमें के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी कैरी टाइप से लगती है, तो उसके अंदर जब आपको निकालेंगे तो छोटे छोटे क्या होते हैं, रुई के आकार के क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, उसके बीच में एक सीड होता है और जैसे हवा चलती है तो वो उड़ते रहते हैं इधर उधर। मतलब उसमें ऐसा ही सेम टू सेम किस्म होता है राइजोपस में होता है। राइजोपस में भी सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो स्पोर्स होता है वो फेवरेबल कंडीशन देखकर क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। तो वो इधर ज़मीन के अंदर या अर्थ के अंदर इधर उधर बिखर जाएंगे और फेवरेबल कंडीशन देखने पर वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाते हैं या उगने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन। और ये किस में देखने को मिलता है अपन को, ये देखने को मिलता है अपन को राइजोपस में। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से ये भी अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ से अपन पढ़ते हैं, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट लाइक स्टेम, रूट, लीव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये क्या होता है कि एक न्यू प्लांट है, उसके द्वारा, ओल्ड प्लांट के द्वारा न्यू प्लांट को क्या करना, तैयार करना। चाहे वो स्टेम से करे, चाहे वो रूट से करे, चाहे वो लीव से करे, चाहे वो तने से कर सकते हैं, चाहे वो अपन क्या कर सकते हैं, रूट जड़ों से कर सकते हैं या पत्तियों से कर सकते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब यहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अपन को क्या लेना है, ओल्ड प्लांट लेना है, उस ओल्ड प्लांट से ही अपन को न्यू प्लांट तैयार करना है। चाहे वो अपन को स्टेम से करना हो या रूट से करना हो या लीव से करना हो। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है। अब देखो, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है, ये ब्रायोफिलम के अंदर होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो एक्चुअली में ब्रायोफिलम की जो एक लीव्स होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, ये ब्रायोफिलम की क्या है, एक लीव है। जैसे हाइड्रा के अंदर क्या निकलता है, बड निकलते हैं छोटे छोटे, हाइड्रा के अंदर क्या निकलते हैं, बड निकलते हैं और धीरे धीरे वो ग्रोथ करके उस पेरेंट से क्या हो जाता है, अलग होकर अपना एक खुद का इंडिविजुअल क्या बना लेता है, हाइड्रा बना लेता है। वैसे ही सेम यहाँ पर ही होता है कि जो ब्रायोफिलम होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में क्या पाए जाते हैं, बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे ये छोटे छोटे क्या है, बड है। अब ये बड क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ होंगे। ग्रोथ होने के बाद ये बड इससे सेपरेट हो जाता है, ब्रायोफिलम से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर नए बायोफिलम का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये देखो, द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट टू मैन मेड मेथड। इसके अंदर क्या हो जाता है, जो अपन खुद के द्वारा, मनुष्य के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा मैन मेड प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट बनाया जाता है। ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट बनाया जाता है किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है। जैसे शुगर केन हो गया, रोज हो गया, जासमिन हो गया। शुगर केन, गन्ने को कैसे उगाया जाता है, गन्ने के कोई बीज आते हैं कि आपने सीढ़ी देखा है, नहीं देखा होगा। शुगर केन को क्या कर दिया जाता है, बीच में से काट दिया जाता है और ऐसे क्या कर दिया जाता है, प्लांटेशन कर दिया जाता है और धीरे धीरे वो ग्रोथ होने लग जाता है। रोज गुलाब होता है, गुलाब का पौधा भी देखा होगा, गुलाब के पौधों के एक डाल को कट कर दो, एक स्टेम को कट करके उसको ज़मीन में लगा दो। ज़मीन में लगाने से क्या हो जाएगा, वो ग्रोथ करने लग जाएगी। तो ये सारे के सारे जो मेथड है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। आर्टिफिशियल, एक ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट बनाने की जो प्रोसेस होती है मैन मेड के द्वारा, वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आती है। इट्स 3 कॉमन मेथड।
तीन कॉमन मेथड होते हैं, आपको याद रखने हैं। पहला कटिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग। या तो कटिंग करके, या लेयरिंग करके, या ग्राफ्टिंग करके। इन तीन मेथड के द्वारा, मेन मेथड है तीन, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इसके द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आगे बात समझ में, तो सबसे पहला आता है कटिंग। एक्चुअली में कटिंग क्या होती है, इट इन्वॉल्व कटिंग अ पीस ऑफ द प्लांट एंड रूट इन द प्रोड्यूशन न्यू प्लांट। अपन क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, एक प्लांट लेने के बाद उसको बीच में से कट करते हैं, कट करने के बाद उसको क्या लगा देते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होंगे तो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेंगे, ग्रोथ करके एक क्या बना लेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, नया प्लांट बना लेगा। इस प्रोसेस को ही कटिंग प्रोसेस बोला जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, कटिंग प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस आती है लेयरिंग। दूसरी प्रोसेस आती है लेयरिंग। इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व कवरिंग द ब्रांच ऑफ अ प्लांट विद सोइल एंड देन कटिंग इट। क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, कुछ टहनियाँ ऐसी होती हैं कि वो ज़मीन से लग जाती है। ज़मीन से लगने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर कुछ सोइल जम जाती है। सोइल जमने से क्या होता है, वहाँ पर क्या रूट्स निकलने लग जाती, जड़ें निकलने लग जाती। जड़ें निकलने के बाद अपन उस प्लांट को आगे से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। आगे से जहाँ से वो सिरा ज़मीन के अंदर जा रहा है वहाँ से कट कर देते हैं, उसको मेन प्लांट से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद उसके अंदर रूट्स आ गए। रूट्स आने के बाद वो धीरे धीरे क्या करने लगेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, ग्रोथ करने लग जाएगी। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है लेयरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आती है कौन सी प्रोसेस, ग्राफ्टिंग प्रोसेस। इट ओकर वेन टू डिफरेंट प्लांट स्टेम और जॉइन एंड दे ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। आपने देखा होगा कि कोई प्लांट है, जैसे मैंने बोला आम का प्लांट है या अमरूद का प्लांट है। आम के प्लांट में क्या होता है, एक मैच्योर प्लांट लेते हैं जहाँ पर पहले से क्या लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। ऐसा मैच्योर प्लांट ले लिया अपन ने, उसकी एक छोटी सी इतनी इतनी मोटी टहनी को काट कर क्या कर दिया, अपन को अलग कर दिया उस मेन प्लांट से। अब क्या करते हैं अपन, जो न्यू प्लांट होता है, मतलब अभी अभी अपन ने क्या किया, सीड से उसको उगाया है, ठीक है। उगाने के बाद अपन देखते हैं कि 20, 30, 40 या 50 दिन के बाद वो प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा होने के बाद अपन क्या करते हैं, उसको बीच में से कट करते हैं। और जो टहनी अपन ने ली थी, प्री एग्जिस्टिंग मैच्योर प्लांट था, उसे एक टहनी ली थी आम के वाले पौधे से, उसको अपन वी शेप में क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। देखो वी शेप में अपन ने क्या कर दिया, उसको, ये प्लांट था, इसको वी शेप में कट कर देते हैं। और अपन ने पहले से एक प्लांट था जो पहले से उगाया हुआ है, उसको बीच में से कट कर देते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो ये दो प्लांट हो गए। एक तो पहले से ही प्री, ये ऊपर वाला तो है ये प्री मिच्योर था, और ये नया वाला था, न्यू प्लांट था, ठीक है। और इसके ऊपर क्या कर देते हैं अपन, एक टाइट कवर पॉलीथीन लगा देते हैं, जिसके अंदर क्या हो, मॉइस्चर ना जाए या कुछ ना हो। और धीरे धीरे अपन इसमें क्या देंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे तो ये ग्रोथ करने लग जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये दो प्लांट है, अपन को बाद में ऐसा लगता है कि ये एक ही प्लांट है। जिससे क्या होता है, इससे क्या होती है, फ्लावरिंग जल्दी आती है। अपन को जो प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो प्रोडक्शन अपन को 4-5 साल में देखने को मिलता था, वो प्रोडक्शन अपन को जल्दी ही देखने को मिल जाता है, कुछ ही सालों में। 6 महीने 1 साल में अपन को प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। और जो प्रोडक्शन देखने को मिलता है वो मोर देखने को मिलता है। जो पहले ओल्ड जो मेच्योर प्लांट था, उसमें 2-4 साल बाद के बाद जितने भी फ्लावर आया, जितने भी अपन को फ्रूट देखने को मिले, उससे ही ज़्यादा फ्रूट अपन को इस ग्राफ्टिंग मेथड से देखने को मिलते हैं। तो कभी भी नर्सरियों में जाओगे या किसी भी गार्डन में जाओगे तो अपन अगर वहाँ से प्लांट लेके आते हैं तो वो ग्राफ्टिंग से तैयार किए हुए प्लांट अपन को प्रोवाइड किए वो कर देते हैं। जिससे अपन को क्या होता है, जल्दी से अपन को फ्लावरिंग लग जाती है और अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, फ्रूट प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये 3 मेथड याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो कटिंग, एक लेयरिंग और एक ग्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अपने टिश्यू कल्चर। एक्चुअली में टिश्यू कल्चर होता क्या है, टिश्यू कल्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक टिश्यू, फिर आता है सेलस, फिर आता है प्लांटलेट, फिर आता है मैच्योर प्लांट, ठीक है। तो इसके अंदर टिश्यू से नए प्लांट, मैच्योर प्लांट लगाने हैं तो कैसे होता है, ये तो टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको इतना इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है।
कि कोई भी प्लांट होता है, कोई भी प्लांट को क्या कर देंगे, कट करेंगे, उसको हार्मोन्स प्रोवाइड करवाएंगे, प्लांट को उसको प्लेस कर देंगे सॉइल के अंदर। उसके अंदर सॉइल के अंदर जाने के बाद क्या होता है, सॉइल के अंदर जाने के बाद उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलने के बाद वो प्लांट क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर होने के बाद फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग आने के बाद फ्रूट प्रोवाइड करवाएगा। तो ये एक टिश्यू कल्चर होता है, ये आपको भी पता होगा। नेक्स्ट आता है डीएनए। एक्चुअली में डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि डीएनए एक्चुअली में क्या होता है। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। दिस सिमिलर ओकर बिकॉज ऑफ द डीएनए। देखो डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, डीएनए आप जानते हो कि ये डीएनए, सपोज देखो यहाँ पर ये डीएनए है, क्या है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन होते हैं। और जीन के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन। और जीन के अंदर पाई जाती है इन्फॉर्मेशन। क्या पाई जाती है, इन्फॉर्मेशन। और जो ये इन्फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, पेरेंट्स की होती है। किसकी होती है, पेरेंट्स की। वो इस डीएनए के अंदर जो जीन होता है, उस जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है किसकी, पेरेंट्स की, उसी की वजह से वो एक जैसे दिखते हैं। इसी की वजह से क्या दिखते हैं, वो एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देख लो आप कि द इंडिविजुअल्स पेरेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर सिमिलर। ये कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये सिमिलर किसकी वजह से होते हैं, डीएनए के अंदर, डीएनए की वजह से। अगर डीएनए की कॉपी सेम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से होती है, सेम टू सेम वैसे की वैसी होती है जैसे पेरेंट्स का डीएनए था, अगर ऑफ स्प्रिंग का डीएनए भी सेम टू सेम वैसा आ गया, नेक्स्ट जनरेशन का डीएनए भी सेम आ जाए, तो वहाँ पर जो सिमिलरिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जितने भी प्लांट होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, उसका मेन रीज़न होता है डीएनए। उसका मेन रीज़न क्या होता है, डीएनए। जो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके साथ साथ जीन भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, वो किसकी पाई जाती है, पेरेंट्स की। किसकी पाई जाती है, पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स का जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मतलब ये है कि जीन भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा। और जीन ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल हो रही होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी 100% अगर इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है, तो जैसा F1 जनरेशन थी वैसे ही F2 जनरेशन देखने को मिलेगी, जैसी F2 थी वैसे ही F3 जनरेशन देखने को मिलती। मतलब यहाँ पर सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। आगे बात समझ में। तो वो किसकी वजह से देखने को मिलती है, केवल और केवल किसके वजह से, डीएनए की वजह से। क्योंकि डीएनए में जीन पाया जाता है और जीन के अंदर इन्फॉर्मेशन छिपी होती है। और किसकी छिपी होती है, पेरेंट्स की। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। द सिमिलरिटी ओकर बिकॉज ऑफ डीएनए। जो सिमिलरिटी देखने को मिलती है ऑफ स्प्रिंग के अंदर, वो किसकी वजह से देखने को मिलती है, डीएनए की वजह से। और डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस। देखो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें डीएनए कॉपिंग होती है। पेरेंट का डीएनए जब वो डिवाइड होता है टू इंडिविजुअल्स में, तो वो डीएनए भी कॉपी कर लेता है किसकी, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए की, जो पहले से उसको मिला था, किसी F1 जनरेशन थे। तो सिमिलरिटी देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस, यहाँ पर डीएनए कॉपिंग होती है। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग इज नॉट 100% एक्यूरेट। दीज इन क्वारिसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग टेक वेरिएशन इवन ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ से ये समझने का बहुत अच्छा टॉपिक है कि जो डीएनए की कॉपिंग होती है वो कभी भी 100% नहीं होती। मतलब जो पेरेंट्स डीएनए होता है, जो पेरेंट्स डीएनए होता है, जब वो आगे रिप्रोडक्शन में ट्रेवल करता है तो नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। जो डीएनए वो कॉपी करने लगता है। तो डीएनए की क्या होती है, यहाँ पर कॉपिंग होती है। लेकिन ये कभी भी 100% डीएनए की कॉपिंग नहीं होती। कभी भी डीएनए की 100% कॉपी नहीं होती है। आगे, तो डीएनए कॉपिंग इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। कभी भी डीएनए की 100% कॉपी नहीं होती है। दीज इनक्वायरीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। तो यहाँ पर देखो
जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। अगर डीएनए की कॉपी एक जैसी हो गई, सपोज आपने बोला कि कोई भी प्लांट है, अगर वो नया प्लांट जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा नया बड़ निकला, बड़ निकलने के बाद नई हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है, नई हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है, मतलब इसका डीएनए तो ट्रेवल किया होगा ऑफ स्प्रिंग में, जो नया वाला बना रहा है। अब नया वाला बना रहा है तो वो डीएनए की क्या करेगा, कॉपी करेगा। किसके डीएनए की कॉपी करेगा, जो प्री एग्जिस्टिंग था, पहले से ही था, उसकी क्या करेगा, कॉपी करेगा। लेकिन आपको पता है कि डीएनए की कभी भी 100% कॉपी नहीं होती है। कभी भी डीएनए की 100% कॉपी नहीं होगी। तो पेरेंट से जो नया वाला बन रहा है, डॉटर सेल बन रहा है, डॉटर हाइड्रा बन रहा है, वो 100% अगर कॉपी नहीं करता है तो क्या होगा, इन दोनों में वेरिएशन देखने को मिलता है। ये अलग होगा और ये अलग होगा। अगर 100% एक्यूरेट डीएनए की कॉपी हो जाती है तो एक दूसरे एक जैसे दिखते, दोनों सेम टू सेम दिखते, जुड़वा वाले, ठीक है। अगर 100% कॉपी नहीं है तो ये डिफरेंट दिखेगा, ये डिफरेंट दिखेगा। तो हमेशा डीएनए की कभी भी जो कॉपी होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। इसी वजह से क्या आ जाता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर वेरिएशन नहीं होगा, 100% कॉपी हो जाएगी, तो आपने देखा होगा सूर्यवंशम मूवी में क्या होता है, अमिताभ बच्चन, बाप अमिताभ बच्चन, बेटा अमिताभ बच्चन और उसका पोता भी अमिताभ बच्चन। अगर 100% डीएनए की कॉपी होता है तो सारी जनरेशन सेम टू सेम दिखती है, ठीक है। अगर सेम टू सेम दिखती है तो अपन पहचान लेते कौन सा अमिताभ बच्चन है, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर डीएनए की कभी भी 100% कॉपी नहीं होती, ठीक है। तो अगर डीएनए की 100% कॉपी नहीं होगी तो वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इवन ड्यूरिंग देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के क्या क्या इंपोर्टेंस हो सकते हैं। इट हेल्प द स्पीसीज सर्वाइव इवन एडवर्स इन्वायरमेंट। अब देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर कोई पेरेंट सेल है, अभी डिवाइड हुआ है 2 पेरेंट सेल में, ठीक है। अब मेरे को पता है कि इस डीएनए का ट्रांसफ़र हुआ इसमें और इसमें, जीन्स इसमें भी गए और सेकेंड वाले में भी गए, लेकिन डीएनए की कभी भी 100% क्या नहीं होती, कॉपी नहीं होती है। सपोज 100% कॉपी हो गए इसमें भी और इसमें भी, नीचे वाले में, दोनों में 100% कॉपी हो गए। अब मुझे ये पता है कि जो ये पेरेंट्स डीएनए है कभी भी समर सीजन में क्या करता है, बहुत दिक्कतों का सामना करता पड़ता है। इसको क्या होता है, बहुत गर्मी लगती है, सपोज बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो सपोज अगर 100% कॉपी होगी तो उसके जो डॉटर सेल होते हैं, जिससे भी नए ऑर्गेनिज्म बने, तो वो भी इस समर से क्या होंगे, ग्रसित होंगे। वो भी क्या करेंगे, समर से कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, मतलब झेल नहीं पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो इसी वजह से ये सूटेबल एनवायरनमेंट को कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, उस इन्वायरमेंट में वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए कभी भी 100% डीएनए की कॉपी नहीं होती है। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक पर। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मैंने एक क्लिप बनाई थी, उसमें देख लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने वहाँ पर समझा दिया था। तो अभी तक जितने भी अपन ने पढ़े वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। अब जो आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते अपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन, वहाँ पर था फिजन, यहाँ पर है फ्यूजन ऑफ गेमेट्स और सेक्स सेल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब भी क्या होता है, फ्यूजन कंडीशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फ्यूजन होती है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब भी गेमेट्स या सेक्स सेल आपस में जुड़ती है तो उसके रिजल्टेंट अपन को क्या मिलता है, फॉर्मेशन हो जाता है किसका, जाइगोट का। जब भी 2 सेल्स आपस में जुड़ती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। ड्यू टू दिस फ्यूजन ऑफ गेमेट्स द चांसेज ऑफ वेरिएशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आएगी। मैंने बोला था वहाँ पर 100% डीएनए की कॉपी नहीं होती है, इसलिए वेरिएशन आता है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 100% कभी भी डीएनए की कॉपी नहीं होती। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांटेज क्या हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन genetic variation which ultimately leads to evolution of new species,
तो यहाँ पर देख मैंने यही बोला था, यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है वो लोअर होता है। किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो ये एक क्या है, एक अपन को एडवांटेज है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है एक्चुअली में होता कैसे है। तो यहाँ पर देखो, द सेक्स ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर अ प्लांट आर इट्स फ्लावर। तो देखो फ्लावर के अंदर पार्ट ऑफ फ्लावर क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मेन चीज़ आता है, एक तो पेटल्स आता है, एक एंथर आता है, एक फिलामेंट आता है, एक सेपल आता है, स्टीम, एक रिसेप्टेकल्स आता है, ओवल आता है, पोलन ट्यूब आता है, स्टाइल आता है, स्टिग्मा आता है। अब यहाँ पर देखो कि ये ऐसा फ्लावर है, इसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट भी है और कौन सा है? फीमेल पार्ट भी है। तो देखो मेल पार्ट को तो बोला जाता है स्टेमन, मेल पार्ट को तो बोला जाता है स्टेमन, और फीमेल पार्ट को बोला जाता है कार्पल। तो यहाँ पर 2 पार्ट है, एक तो मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है, और दोनों ही एक ही फ्लावर के अंदर है, दोनों ही किसमें? सेम फ्लावर के अंदर है। तो पहला कौन सा? स्टेमन, और दूसरा कौन सा? कार्पल। स्टेमन कंजेस्ट मेल पार्ट और कार्पल कंजेस्ट फीमेल पार्ट। तो जो स्टेमन होता है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है, और जो कार्पल होता है वो स्टिग्मा, स्टाइलन, पोलन ट्यूब और ओव्यूल से मिलकर बना होता है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर इसके अलग अलग क्या हो सकते हैं? पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो एक पेटल है, जो पत्तियाँ देख रहे हो आप, जो लाल पीली नीली हरी होती हैं, जो क्या करती है अपन को आकर्षित करते हैं, उससे खुशबू आती है, वो होते हैं पेटल्स। क्या होते हैं? पेटल्स। ठीक है। और नीचे वाला ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है ओवल को, उसको बोला जाता है सेपल। क्या बोला जाता है? सेपल। और एक डंठल होता है जस्ट नीचे, जिससे को अपन पकड़ के रखते हैं, उसको बोला जाता है स्टीम। आगे बात समझ में। तो ये पार्ट होते हैं मेन फ्लावर के। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अंदर होता क्या है। एक तो होता है स्टेमन। देखो स्टेमन सबसे पहला क्या आता है? स्टेमन। तो स्टेमन क्या होता है? इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। इट कंपोज ऑफ 2 पार्ट। स्टेमन क्या करते हैं? 2 पार्ट कंपोज करते हैं। क्या करते हैं? 2 पार्ट का कंपोज करता है। एक तो पार्ट आता है एंथर और दूसरा पार्ट आता है फिलामेंट। जो स्टेमन होता है ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल पार्ट किसका होता है? फ्लावर का मेल पार्ट होता है, जो कंजेस्ट होता है। एक तो एंथर और एक क्या होता है? फिलामेंट। एक एंथर होता है, क्या होता है? फिलामेंट होता है। आगे बात समझ में। जो स्टेमन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। स्टेमन क्या प्रोवाइड करवाता है? पोलन ग्रेन प्रोवाइड करवाता है, और एक कलर में कैसा होता है? येलो कलर, येलोइश कलर में होता है। ठीक है। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, सपोज ये देखो, ये वाला पार्ट देख रहे हो, कलर में कौन सा है? येलो कलर रहता है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन। क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? स्टेमन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट स्टेमन। आगे समझ में। स्टेमन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। स्टेमन कितनी चीज़ों से बनकर होता है? 2 चीज़ों से बनकर होता है। एक तो एंथर होता है, एक क्या होता है? फिलामेंट होता है, और कलर में कैसा होता है? येलोइश इन कलर होता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन। नेक्स्ट आता है पिस्टल। नेक्स्ट आता है कौन सा? पिस्टल पार्ट। पिस्टल क्या होता है? इट्स अ फीमेल पार्ट। पिस्टल क्या होता है? एक फीमेल पार्ट होता है ऑफ द फ्लावर। इट कंपोज 3 पार्ट। जो पिस्टल होता है वो कंपोज करता है कितने पार्ट? 3 पार्ट। एक तो होता है ओवेरी, एक होता है स्टाइल, और एक होता है स्टिग्मा। तो 3 पार्ट कंपोज करता है स्टेमन, एक एंथर और एक फिलामेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्टेमन कंजिस्ट 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट, और पिस्टल कंजिस्ट 3 पार्ट। वन इज द ओवेरी, सेकेंड वन इज द स्टाइलन, एंड थर्ड वन इज द स्टिग्मा। आगे बात समझ में। जो ओवेरी होता है वो सबसे बॉटम ऑफ पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। कौन सा? ओवेरी। स्टाइलन एक मिडिल पार्ट होता है, और स्टिग्मा एक अपर पार्ट होता है। टर्मिनल स्टिकी पार्ट जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है। उसके मिड वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? स्टाइल बोला जाता है, और सबसे निचले वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? ओवेरी बोला जाता है। ओवेरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। ओवेरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? एग का फॉर्मेशन होता है। आगे बात में। स्टिग्मा के अंदर क्या होता है? जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिसीव होते हैं। पोलन ग्रेन रिसीव होने के बाद
स्टाइलन्स के थ्रू आउट कहाँ चले जाते हैं, ओवेरी के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, एक तो ओवेरी होता है, एक स्टाइलन होता है, एक स्टिग्मा होता है, एक आता है सेपल, एक आता है सेपल। एक्चुअली में सेपल क्या होता है, द ग्रीन लीप लाइक पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। जो ग्रीन पार्ट होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है उसके नीचे जस्ट आपने देखा होगा ऐसे फ्लावर के नीचे ग्रीन पार्ट होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर फ्लावर बनता है, उस ग्रीन पार्ट को ही क्या बोला जाता है, सेपल्स बोला जाता है। उस ग्रीन पार्ट को ही क्या बोला जाता है, ये देखो ग्रीन पार्ट देख रहा हो नीचे, नीचे इस ग्रीन पार्ट को ही क्या बोला जाता है, सेपल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इट फंक्शन टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में इस फ्लावर को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम होता है वो किसका करता है, सेपल करता है। ठीक है, एक आता है पेटल्स। द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। जो कलरफुल पार्ट होता है, जो रंग बिरंगे क्या आते हैं उसके पुष्प आते हैं ना, आपने देखा होगा रंग बिरंगे, एक पीला आता है, हरा आता है, नीला, काला, धुला, सब सफ़ेद, अलग अलग कलर का आता है। वो सारे के सारे क्या होते हैं, उस पत्तियों को ही, पंखुड़ियों को ही क्या बोला जाता है, पेटल्स बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लावर के अंदर। जब भी पोलिनाइजेशन होता है, या सेल्फ पोलिनाइजेशन की बात करूँ या क्रॉस पोलिनाइजेशन की बात करूँ, तो पोलन ग्रेन को अलग वाले फ्लावर से लेकर जिस फ्लावर पर लाना होता है, जिस फ्लावर की स्टिग्मा पर लाना होता है, उसके लिए अट्रैक्शन पोलिनाइजेशन करवाने के लिए किसी भी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो इधर से बात करूँ अपन को बटरफ्लाइज हो या कुछ भी हो, उस पोलन ग्रेन को वहाँ पर रिसीव करवाने का काम करती है। अगर मैंने बोला कोई फ्लावर है वो अट्रैक्टिव है, तो क्या करेगा, कोई भी बर्ड्स हो गया या कोई भी बटरफ्लाई हो गया, वो अट्रैक्ट होगा और पोलिनाइजेशन की कंडीशन वहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस पर यहाँ पर पेटल्स क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी भी पोलिनाइजेशन के अंदर, फ्लावर के अंदर। तो यहाँ पर ये 3-4 पार्ट याद हो गया आपको, एक तो स्टिग्मा, स्टेमन, पिस्टल, सेपल्स और पेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, इट्स अ फंक्शन ऑफ पेटल्स इज अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फ्रॉम पोलिनेशन एंड द प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करवाने का काम करता है, पोलिनाइजेशन कंडीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर कोई भी फ्लावर अट्रैक्ट होगा तो वहाँ पर कोई भी इंसेक्ट से वो अट्रैक्ट होंगे तो पोलिनाइजेशन की कंडीशन वहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देख लो, ये जस्ट ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये ऊपर वाला हिस्सा है स्टिग्मा, ये पेटल्स होती है, पत्तियाँ होती है पेटल्स। ये एंथर देख रहे हो, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं छोटे छोटे। एंथर जिससे अटैच होता है, जिस डंठल पे होता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। यहाँ पर ये पार्ट देखो, यहाँ स्टेपल, इसको सेपल बोलते हैं। और ये देखो जो एग का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोला जाता है ओवेरी। क्या बोला जाता है, ओवेरी। और ये बीच वाले पार्ट को देखो, इसको बोला जाता है स्टाइलन। क्या बोला जाता है, स्टाइलन। तो ये मेजर पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर जो आपको याद रखने हैं, पेपर में डायरेक्ट बना देना, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो टाइप ऑफ फ्लावर क्या हो सकता है। टाइप ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर आता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बायोसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, कंटेन आइदर स्टेमन और पिस्टल। एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल क्या होता है, कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर या तो स्टेमन पाया जाएगा या पिस्टल पाया जाएगा। मतलब क्या होता है, या तो मेल पार्ट पाया जाएगा या फीमेल पार्ट पाया जाएगा। एक इंडिविजुअल फ्लावर के अंदर या तो मेल मिलेगा या इंडिविजुअल फ्लावर के अंदर फीमेल मिलेगा। इस टाइप के तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। केवल एक क्या मिलेगा वहाँ पर, या तो स्टेमन या क्या मिलेगा, पिस्टल मिलेगा, उसे यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर पिस्टल भी मिले और स्टेमन भी मिले, उसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल। अगर एक ही प्लांट के अंदर दोनों, एक ही प्लांट के जो फ्लावर है उसके अंदर दोनों के दोनों मिल गए तो इसे बाइसेक्सुअल बोला जाता है। और एक प्लांट के फ्लावर के अंदर केवल एक ही मिले, जैसे स्टेमन मिल गया या क्या मिल गया, पिस्टल मिल गया, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। तो यहाँ से याद रखना है कि फ्लावर के 2 टाइप होते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल। अगर एक ही है तो यूनिसेक्सुअल, अगर 2 हैं तो बाइसेक्सुअल। और तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम्पल बताओ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। पपाया और वाटरमेलन ये किसका है, यूनिसेक्सुअल का। और हेबिस्कस और मस्टर्ड, हेबिस्कस और मस्टर्ड ये किसका है, बाइसेक्सुअल का। ठीक है, तो ये जो फ्लावर देख रहे हो ये है हेबिस्कस का। ठीक है, मस्टर्ड एक सरसों होती है। पपाया आपने देखा होगा कि पपाया पपीता को बोला जाता है, वाटरमेलन तरबूज को बोला जाता है। तो पपाया और वाटरमेलन के अंदर तो यूनिसेक्सुअल पाया जाता है और हिबिस्कस और मस्टर्ड के अंदर पाया जाता है बाइसेक्सुअल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन।
स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। सबसे पहले आती है पोलिनाइजेशन। क्या आती है? पोलिनाइजेशन। देखो रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, तो रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए क्या जरूरी है? पोलिनाइजेशन। क्या जरूरी होता है? पोलिनाइजेशन। देखो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पोलिनाइजेशन। तो अगर मैंने बोला कि एक एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनते हैं। उस पोलन ग्रेन को ले जाना होता है स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा पर लैंड करवाने का काम, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लैंड जो करवाएगा उस प्रोसेस को ही बोला जाता है पोलिनाइजेशन। क्या बोला जाता है? पोलिनाइजेशन। अब पोलिनाइजेशन देखा तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सेल्फ पोलिनाइजेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनाइजेशन। तो ये दो मेजर डिफरेंस आते हैं, एक सेल्फ पोलिनाइजेशन आता है, एक क्रॉस पोलिनाइजेशन आता है। अभी कौन सी भला आ गई? देखो सिंपल सी बात है, क्रॉस पोलिनाइजेशन या सेल्फ पोलिनाइजेशन दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है कि अगर एक फ्लावर है, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर रिसीव हो जाता है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर रिसीव हो गया तो उसे सेल्फ पोलिनाइजेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में? अगर एक फ्लावर है उसका स्टिग्मा पर अनदर फ्लावर का पोलन ग्रेन उसके अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर रिसीव हो जाता है उसे क्रॉस पोलिनाइजेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में? तो इतनी सी सिंपल सी बात है, इतना कोई हार्ड लोड लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ओकर व्हेन द मेल गेमेट्स प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन जॉइन विद द फीमेल गेमेट्स प्रेजेंट इन द ओवल। देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर रिसीव होता है, स्टिग्मा पर रिसीव होते हुए पोलन ट्यूब से होते हुए ओवल में चले जाते हैं, वहाँ पर एग होता है, एग से मिले जाते हैं, एग से मिलने के बाद फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो ये पार्ट देख रहे होगा आप, यहाँ पर इस पार्ट को देखो आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोलन ग्रेन, यहाँ पर देखो स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन रिसीव हो गए, यहाँ पर क्या आ गए? पोलन ग्रेन आ गए। ठीक, तो मैंने बोला कि सेल्फ, अगर एक फ्लावर का स्टिग्मा पर क्या हो जाता है? पोलन ग्रेन, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गया तो सेल्फ पोलिनाइजेशन होता है। अगर दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाता है तो उसे क्रॉस पोलिनाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात ये है कि ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर रिसीव तो हो गए, और रिसीव होने के बाद इस पोलन ट्यूब से, इस पोलन, ये बीच में देख रहे होंगे, ये पोलन ट्यूब है, ये क्या है? पोलन ट्यूब, बीच वाले जो दिख रहे हो पोलन ट्यूब है। इस पोलन ट्यूब से ये क्या करते हैं? धीरे धीरे किधर आते हैं? नीचे की ओर। जो पोलन ग्रेन नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद ही किससे मिल जाते हैं? ओवेरी में चले जाते हैं। किससे, कहाँ चले जाते हैं? ये पार्ट देख रहे हो, ये ओवेरीज है। ये क्या है? ओवेरी। ये क्या है? ओवेरी पार्ट है। इस ओवेरी के अंदर क्या क्या बने हुए होंगे? एग बन रहे होंगे। इस एग से जाकर क्या मिल जाएगा? ये पोलन ग्रेन मिल जाता है, और मिलने के बाद ये क्या कर लेंगे? उसे एग को क्या कर लेते हैं? फर्टिलाइज कर लेते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद उस किसका निर्माण कर लेते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर दिख रहे होगा, ये देखो देखो छोटे छोटे क्या हुए? यहाँ पर एग है, छोटे छोटे यहाँ पर क्या बन रहे हैं? एग। यहाँ पर देखो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया, स्टाइलन से होते हुए कहाँ पर आ गया? इस ओवेरी में आ गया। उस ओवेरी के अंदर क्या है? एक एग से मिल जाएंगे। एग से मिलने के बाद यहाँ पर मेल गेमेट्स भी हैं और एग भी है, दोनों क्या कर लेंगे? एक दूसरे को फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइज करने के बाद क्या हो जाता है? आपको भी पता है, फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? भ्रूण, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो धीरे 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 क्या करने लग जाएगा? ग्रोथ करने लग जाता है। और ग्रोथ करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है या सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सा एक क्या होता है? टॉपिक है आपके
फ्लावर का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अपने अगले वाले स्लाइड पे। यहाँ पर देख लो, ये सिंपल सी चीज़ है, स्टेमन है। यहाँ पर देखो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन पाया जाता है। ये देखो एंथर पोलन ग्रेन होता है। ये पोलन ग्रेन यहाँ से पोलिनाइजेशन के थ्रू आउट कहाँ चले गए, स्टिग्मा पर चले गए, स्टिग्मा पर रिसीव हुआ, स्टिग्मा पर रिसीव होने के बाद ये पोलन ट्यूब की सहायता से कहाँ चले जाते हैं, एग में चले जाते हैं। एग में जाने के बाद ये फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ये सीड दोबारा प्लांट बनता है और ये प्रोसेस वहाँ पर लगातार चलती रहती है। ऐसे क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। जस्ट वन डायग्राम, ये देख लो, समझ में आ गया होगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और सीड, कैसे फ्रूट बनता है और कैसे सीड बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, आपको पता है। जायगोट डिवाइड इन सेवरल टाइम, जायगोट क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद ये एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर। आगे बात समझ में, एक सिंपल सी प्रोसेस है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पे, जर्मिनेटिव ऑफ सीड। जर्मिनेट कैसे होता है, सिंपल सी बात है यार, इतना लोड लेने की कहाँ जरूरत है। जर्मिनेट कैसे होता है, द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट विच डेवलप इनटू द सीडलिंग, दीज रेडिकल ग्रोथ टू द फॉर्म अ रूट। देखो ये अपने सीड का क्या कर दिया, सीड का जर्मिनेट करवा दिया, सीड को ज़मीन में गाड़ दिया। ज़मीन में गाड़ने के बाद इसमें क्या निकलते हैं, छोटे छोटे रेडिकल्स निकलते हैं। धीरे धीरे इसको क्या मिलता है, धीरे धीरे इसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं। न्यूट्रिशन मिलते हैं तो इसके अंदर रूट बनना स्टार्ट हो जाती है। रूट बनेगी, धीरे धीरे ये ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, जो छिलका होता है, वो क्या हो जाता है, सीड कोट क्या हो जाता है, टूट कर अलग हो जाता है। टूट कर अलग होने के बाद ये क्या हो जाता है, ग्रोथ करने लग जाता है। ग्रोथ करने के बाद प्लमल ग्रोथ अपवर्ड दो फॉर्म द रूट, धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, रूट तो ज़मीन के अंदर जाएगी, ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाता है। उठना स्टार्ट होने के बाद इसको जैसे जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होंगे, धीरे 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 इसके अंदर क्या फोटोसिंथेसिस प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अपना खाना खुद बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। खाना खुद बनाएगा तो ग्रोथ करेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो ग्रोथ करेगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो ग्रोथ करने के बाद ये एक क्या होता है, एक जर्मिनेट ऑफ सीड। ऐसे ही क्या हो जाता है, प्लांट ग्रो हो जाता है। एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है एक्चुअली में क्या होता है, तो सबसे पहले आता है पबर्टी। क्या होती है पबर्टी, पबर्टी एज होती है जो मेच्योरिटी। पबर्टी क्या होती है, एक टाइप से मेच्योरिटी होती है, मेच्योर हो जाते हैं। द एज एट विच सेक्स हार्मोन एंड गेमेट्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मेच्योर इन कॉल्ड पबर्टी। मैंने बोला अभी जस्ट कि मेच्योर जो एज होती है, मेच्योरिंग एज होती है, उसको पबर्टी एज बोला जाता है। इसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं और गेमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस एज को ही गर्ल्स में और बॉयज़ में इस एज को ही सेक्सुअली मेच्योर या पबर्टी एज बोला जाता है। सिंपल सी याद रखने। अ मेल आफ्टर पबर्टी टेस्टेज स्टार प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। यहाँ से ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि क्या होता है कि इस पबर्टी एज में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, जो अपने टेस्टेस होते हैं उसके अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। टेस्टेस के अंदर क्या हो जाता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उस मेल सेक्स हार्मोन, उसे क्या बोला जाता है, मेल सेक्स हार्मोन बोला जाता है। और उस मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। तो मेल के अंदर जो हार्मोन बनता है वो बनता है टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल होता है, फीमेल के अंदर पबर्टी एज में ओवेरीज क्या प्रोड्यूस करने लग जाती है, ओवा, एग प्रोड्यूस करने लग जाती है और फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती है जिसे बोला जाता है एस्ट्रोजन। क्या बोला जाता है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन के साथ साथ आपको याद रखना है कि फीमेल में एक और सेक्स हार्मोन बनता है जिसे बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन। क्या बोला जाता है, प्रोजेस्टेरोन। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। याद रखा, पबर्टी एज में ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही पबर्टी एज आती है तो मेल और फीमेल में डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। तो देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, मेल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है इन द पबर्टी एज में। हेयर ग्रोथ इन आर्म पीट, आर्म पीट के अंदर हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। पब्लिक रीजन में, चेस्ट में और फेस में, हर जगह पर क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एयर धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी बिकम मस्कुलर, बॉडी कैसी बन हो जाती है, मस्कुलर बन जाती है। द वॉइस डिपेंड, आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है, मेल की जो आवाज़ होती है क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडन,
जो चेस्ट होता है, शोल्डर होते हैं, क्या फूलने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाती है। और जो फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं इन द पबर्टी एज में, हेयर ग्रोथ आर्मपीट में और पब्लिक रीजन में, और आर्मपीट में क्या हो जाता है, हेयर ग्रोथ करना स्टार्ट करने जाता है। मेमोरी ग्लैंड डेवलप एंड इनलार्ज, मेमोरी जो ग्लैंड होती है, जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती है, वो क्या होने बढ़ जाने लग जाती है। हिप्स ब्रोडन, जो हिप्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना इलाज, फेलोपियन ट्यूब होते हैं, यूटेरस होता है, और जो वेजाइना होता है उसकी जो साइज होती है वो क्या होने लग जाती है, बढ़ जाती है। किस, पब्लिक पॉवर्टी एज के अंदर, ठीक है। तो पॉवर्टी एज एक मेच्योरिटी एज होती है, जो एक टाइम पीरियड होता है उसमें स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मेजर चेंजेज होते हैं मेल में और फीमेल में, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पर देख लो कि जो फीमेल होता है उसके ओवेरीज के अंदर एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है और प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है, और मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एक्चुअली में होता है क्या। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेजर पार्ट होते हैं, एक तो ये क्या होता है, यूरेटर होता है, वास डिफरेंस होता है, स्क्रोटम होता है, टेस्टिस होता है, यूरेथ्रा होता है, पेनिस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ब्लैडर होती है, सेमिनल वेसिकल्स होती है। अब देखो ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से गौर से देखना, एक बार में याद हो जाएगा, कभी ज़िंदगी में बोलोगे नहीं, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंजिस्ट ऑफ पोर्शन विच परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, प्रोड्यूस स्पर्म, जो टेस्टिस होता है, ये देखो ये वन पेयर में होता है, एक पेयर में होता है, एक मेल में एक पेयर में क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, मतलब दो दो टेस्टिस किस में पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, जो किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का जो निर्माण होता है वो टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस कितने पेयर में पाया जाता है, एक पेयर में पाया जाते हैं, मतलब कितने, दो। आगे बात समझ में। डिलीवर स्पर्म टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑल द रेस्ट वास्ट डिफरेंस सेमिकल एंड प्रोस्टेट। देखो डिलीवर स्पर्म टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो स्पर्म का डिलीवर करवाता है वो कौन करवाता है, पेनिस करवाता है। कौन करवाता है, पेनिस करवाता है। तो सबसे अपन पहले पढ़ते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, इट इज़ अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। ये प्राइमरी ऑर्गन होता है किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इट लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या होता है, बाहर होता है, क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। आपने देखा होगा कि जो टेस्टिस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है। कैविटी इन स्क्रोटम, ये क्या होते हैं, स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। देखो स्क्रोटम क्या होता है, ये स्क्रोटम है सपोज, नीचे वाला पार्ट, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो टेस्टिस पाए जाते हैं। इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो टेस्टिस पाए जाते हैं। बाहर वाली जो झिल्ली देख रहे हो एक, बिल्कुल इस झिल्ली को ही क्या बोला जाता है, स्क्रोटम बोला जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, एक पेयर में क्या होते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी ऑफ टेम्परेचर। मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, ये एक कंडीशन है, इसको कंडीशन बोल सकते हो कि उसके विदाउट स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर शरीर का जो अपने ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है किसी भी टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने के लिए। अगर ये टेस्टिस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता तो हमारी बॉडी के सेम टेम्परेचर जैसा ही टेम्परेचर किसका होता, टेस्टिस का होता। लेकिन टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की ये कंडीशन है कि उससे बॉडी से भी कम टेम्परेचर चाहिए। अगर कम टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने भी सोच समझ के इस टेस्टिस को ह्यूमन बॉडी से बाहर रखा कि वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है टेस्टिस, और टेस्टिस और स्क्रोटम कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड पार्ट में क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको बॉडी टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पर्म का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। इज इट क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ अपन को फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का क्या क्या फंक्शन हो सकता है,
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मैंने बोला सेक्स हार्मोन होता है, कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, और टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। किसमें, मेल में बात कर रहा हूँ। टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली में क्या होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। ये क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफाइन करवाने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। आवाज़ का भारी होना, आगे बात समझ में, आर्म पिट के अंदर या पब्लिक प्लेस पर क्या ना, हेयर आना, ये सारे के सारे काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है, जो अपन प्रीवियस अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है वास डिफरेंस। एक्चुअली में जो वास डिफरेंस होती है वो क्या होती है, वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस डिलीवर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। टेस्टिस से जहाँ पर स्पर्म बन रहा है उसको यूरेथ्रा तक लाने का काम, उसे यूरेथ्रा तक लाने का काम कौन करता है, वास डिफरेंस करता है। कौन करता है, वास डिफरेंस करता है। यहाँ पर देखो, ये देखो वास डिफरेंस, ये देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है वास डिफरेंस है, ये क्या है, वास डिफरेंस, ये क्या है, वास डिफरेंस। तो यहाँ पर ये टेस्टिस है, यहाँ पर टेस्टिस में क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ, टेस्टिस में फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का। इस स्पर्म को ले जाने का काम वास डिफरेंस तक, ये देखो वास डिफरेंस ले जाने का काम कर रही, यूरेथ्रा तक, यूरेथ्रा तक लाने का काम कौन कर रही है, यूरेथ्रा तक ले जाने का काम कर रही है कौन, वास डिफरेंस। तो स्क्रोटम के अंदर होता है क्या, स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर बनता है स्पर्म, स्पर्म को यूरेथ्रा तक ले जाने का काम एक पाइप नुमा संरचना होती है, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसी को ही वास डिफरेंस बोला जाता है, जिसके थ्रू आउट स्पर्म क्या करते हैं, ट्रेवल करते हुए यूरेथ्रा में चले जाते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, एंड सेमिनल विसल्स क्या होती है, ये होती है बोथ ऑफ द these gland aid fluid secretion of the sperm which make a transport of sperm easier and provide nutrition। जब भी क्या होता है, जब भी स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म को वहाँ से लेकर जाने, यूरेथ्रा तक ले जाने का काम कौन करता है, वास डिफरेंस करता है। वास डिफरेंस के बाद जो वो वास डिफरेंस है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल विसल से लेकर यूरेथ्रा तक लेके जाती है। तो जब वो प्रोस्टेट या सेमिनल विसल्स के पास जाती है तो वहाँ पर एक फ्लूइड ऐड होता है, क्या ऐड होता है, फ्लूइड ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है, कि स्पर्म ऐड हो जाता है जिसकी वजह से चिकनाहट बढ़ जाती है। चिकनाहट बनने की वजह से वो जल्दी जल्दी क्या करने लग जाते हैं, स्लीपी होने लग जाते हैं और जल्दी जल्दी आगे ट्रेवल करने लग जाते हैं। और ट्रेवल करेंगे तो उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम भी कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल विसल्स करती है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करवाती है क्या, न्यूट्रिशंस। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्या आता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का एक्चुअली में काम क्या होता है, यूरेथ्रा का मेन काम होता है फॉर्म अ कॉमन पास फ्रॉम बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ये यूरेथ्रा एक पार्ट होता है, मिड पार्ट ऑफ, क्या होता है, मिड पार्ट ऑफ पेनिस। ये देखो ऐसा पार्ट होता है। इस मिड वाले पार्ट को ही क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा। इस मिड वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है, इस मिड वाले पार्ट को बोला जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, इस यूरेथ्रा की वजह से क्या होता है, जब भी क्या होता है, जब भी स्पर्म ट्रेवल करता है तो स्पर्म भी इस यूरेथ्रा से बाहर आता है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्पर्म की, तो स्पर्म भी यहाँ से बाहर आता है, और यहाँ से ही क्या बाहर आता है, यूरिन बाहर आता है। मतलब ये एक कॉमन पास हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन पास हो गया। इस कॉमन पास से ही अपना स्पर्म भी बाहर आएगा, यूरिन भी बाहर आएगा। इसको ही बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो जब भी अपन को क्या करना होगा, इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स के दौरान इस यूरेथ्रा से ही स्पर्म बाहर रिलीज होते हैं, और जब अपन यूरिन करने जाते हैं तो यूरिन भी इस यूरेथ्रा से ही क्या हो जाते हैं, पास होते हैं, बाहर आते हैं अपनी बॉडी से। नेक्स्ट देखे जाए तो स्पर्म एक्चुअली में क्या होता है, स्पर्म दे आर टीनी बॉडी देट कंजिस्ट ऑफ मेनी जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल। इसके अंदर क्या होती है, एक लॉन्ग टेल होती है। तो आपको बताऊँ किस टाइप का होता है ये, इस टाइप का एक लॉन्ग टेल होती है। ठीक है, ऐसे क्या करती है, धीरे 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 आगे ग्रोथ करती है, लॉन्ग टेल होती है।
हेल्प टू डे मूव टुवार्ड द फीमेल जर्म सेल। और जब ये ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल करते हुए किसके पास जाता है, एक जर्म सेल के पास जाता है, एग के पास, किसके पास, फीमेल एग के पास जाता है। और एग के पास जाने के बाद ये इसको क्या कर लेता है, फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन करवाता है। जो ये लॉन्ग टेल देख रहे हैं, ये लॉन्ग टेल इसको क्या करवाती है, इसको मूविंग करवाने का काम जो करता है ये टेल का करता है। जैसे सांप होता है, सांप ऐसे रेंग रेंग के चलता है, उसके पूंछ होती है जिसकी वजह से आगे की तरफ क्या करता है, उसको धकेलता है, फोर्स करवाता है। वैसे ही स्पर्म की एक टेल होती है, वो ऐसे मूवमेंट करता है तो उसको आगे की ओर ट्रेवल करवाने का काम कौन करता है, उसकी टेल करती है। ये एक टाइप से क्या होती है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये ट्रेवल करते हुए एग के पास जाता है और एग को क्या करवा देता है, फर्टिलाइज करवा देता है। वहाँ पर एग फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनाता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो धीरे 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 एक न्यू इंडिविजुअल्स बना लेता है। तो ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ से आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर देख लो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपन देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, ये एक मेन पार्ट होता है। यहाँ पर देखो ओविडक्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है, ओवेरी होती है, यूटेरस होती है, कर्विक्स होती है, वेजाइना होती है। अपन यहीं से समझ लेंगे एक्चुअली में क्या होता है। सबसे पहले आता है पार्ट ओवेरी। तो यहाँ पर देखो ओवेरी कहाँ पर है, ओवेरी ये रहा। जैसे वहाँ पर टेस्टिस था एक पैर में, यहाँ पर भी एक पैर के अंदर क्या पाया जाता है, ओवरीज पाया जाता है। वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होता है। आगे बात समझ में। तो इस ओवरीज के अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, एग का। इसका फॉर्मेशन होता है एग या ओवा का फॉर्मेशन होता है। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो ओवेरी इट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेल, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फीमेल का। ओवेरी एक प्राइमरी ऑर्गन होता है। इट परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, ये मेजर परफॉर्म क्या करता है, एक तो एग या ओवम का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। दूसरा सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैंने वहाँ पर बताया था कि वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और टेस्टोस्टेरोन बनाता है। लेकिन फीमेल में क्या बनाता है, एग और ओवम बनाता है, और साथ ही में एस्ट्रोजन और क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ठीक है। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय ओवेरीज, कि यहाँ पर एग का जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो हर महीने होता है। हर महीने एक एग बनता है और एग बनने के बाद फेलोपियन ट्यूब में आता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो फीमेल बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक आती है फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर देख लो, ये फेलोपियन ट्यूब है। वहाँ पर वास डिफरेंस था, वहाँ पर क्या था, वास डिफरेंस। यूरेथ्रा तक स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ले जाने के लिए वास्ट डिफरेंस काम में आ रहा था। यहाँ पर ओवेरी से यूटेरस तक एग को ले जाने का काम कौन कर रहा है, ओविडक्ट कर रहा है। ओविडक्ट या इसी को क्या बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं आगे वाले स्लाइड में। इट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल, इट परफॉर्म टू मेजर पार्ट, इट एक्ट एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म के द्वारा ओवा का या ओवम का, वो साइट कौन सी है, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन करवाता है। यहाँ पर हमेशा जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, एट द साइट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है किसका, एग का, किसके द्वारा, स्पर्म के द्वारा। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यूटेरस क्या होता है, यूटेरस गर्भाशय को बोला जाता है। द ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे यूटेरस बोला जाता है। यूटेरस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रूआउट कर्विक्स। देखो यहाँ पर देखो, तो वेजाइना का जो ये पार्ट होता है कर्विक्स में खुलता है। ये यूटेरस का जो पार्ट होता है वो कहाँ पर खुल रहा है, कर्विक्स के अंदर। कहाँ पे खुल रहा है, कर्विक्स के अंदर खुल रहा है। और कर्विक्स क्या होता है, कर्विक्स एक्चुअली में यूटेरस को वेजाइना से जोड़ने का काम करता है। कर्विक्स एक्चुअली में यूटेरस को वेजाइना का जोड़ने का काम करता है। और यूटेरस का जो पार्ट खुलता है, जो मुंह खुलता है, वो कहाँ पर खुलता है, कर्विक्स के अंदर खुलता है। ठीक है। तो कर्विक्स सेंटर पॉइंट है यूटेरस का और किसका, वेजाइना का। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट आती है कर्विक्स एक्चुअली में क्या होता है, ये देख लो। यूटेरस इज कनेक्टेड टू वेजाइना थ्रू आउट द नेरोइंग ओपनिंग कोल्ड नेरो, बहुत सिकुड़ा हुआ क्या होता है, भाग होता है कर्विक्स। जो यूटेरस का एक सिकुड़ा हुआ भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, कर्विक्स बोला जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट देखो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और एम्ब्रियो बनता कैसे। द स्पर्म इंटर थ्रू आउट द वेजाइनल पासेज थ्रू आउट द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म ट्रेवल करते हुए कहाँ पर आता है, ट्रेवल करते हुए किस में आता है, यूटेरस में आता है। यूटेरस में आने के बाद वो कहाँ चला जाता है, फेलिपिन ट्यूब में चला जाता है। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट देयर मैनी इनकरेज एग। तो ये ओविडक्ट के पास चला जाता है। ओविडक्ट मतलब फेलिपिन ट्यूब के पास चला जाता है। फेलिपिन ट्यूब में क्या आ रहा है, अगर एक मैंने बोला था अभी जस्ट कि एक महीने के अंदर एक एग का फॉर्मेशन होता है, एग वहाँ से निकल कर मेच्योर हो जाता है तो वहाँ से निकल कर फेलिपिन ट्यूब में आता है। फेलिपिन ट्यूब के अंदर आने पर यहाँ पर क्या आता है, बहुत सारे स्पर्म ट्रेवल करते हुए ओविडक्ट में आते हैं, इसमें फेलिपिन ट्यूब में आते हैं और उसका क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन एग का हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डाइगोट डिवाइड हो जाते हैं, धीरे धीरे डिवाइड होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एग का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। एम्ब्रियो का धीरे धीरे क्या होता है, डिवाइडिंग होती है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद वो एम्ब्रियो बनाता है। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। अब देखो जो यूटेरस होती है, जो गर्भाशय होते हैं, वो पहले से क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर होने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो को कोई भी दिक्कत ना आए। तो यूटेरस अपने वॉल को क्या करने लग जाती है, धीरे धीरे बढ़ाने लग जाती है। ठीक है, तो ये यूटेरस की वॉल से क्या हो जाती है, अटैच्ड हो जाती है। देन कंटिन्यूज टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑर्गन टू बिकम फोइटस। वो धीरे धीरे फोइटस में बिकम हो जाएगा। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब देखो एम्ब्रियो कनेक्टेड हो गया किसे, यूटेरस की वाल से। अब धीरे धीरे उसको ग्रोथ करना है, ग्रोथ करेगा तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा मदर के जो ब्लड सेल से। ब्लड सेल से एक सेल ऐसी कनेक्टेड होती है उसके नाभि से जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ये एक स्पेशल टिश्यू होती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। इस प्लेसेंटा के थ्रू आउट ही वो क्या करता है, अपना पोषण देता है, अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जब भी उसी को किसी अवशिष्ट चीज़ को या किसी चीज़ को बाहर निकालना होता है तो वो भी किसकी मदद से बाहर निकालेगा, प्लेसेंटा की मदद से बाहर निकालता है। तो प्लेसेंटा इट इज़ अ डिस्क शेप। ये कैसी होती है, डिस्क शेप होती है। कैसी होती है, ऐसी डिस्क शेप होती है जो अटैच होती है किससे, यूटेरस की वॉल से। इट इज़ अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूरिन वॉल। ये जो यूटेरस होता है उसकी वॉल से क्या होता है, चिपका होता है। इट हेल्प द एक्सचेंज न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करवाने का काम, ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम। वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं खाने के बाद, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको वापस मदर को देने का काम जो कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इस चीज़ का, आपको याद रखना है प्लेसेंटा एक्चुअली में होता क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। आपको पता है कि बच्चे को पूर्ण तरह विकसित होने के लिए, पूर्ण तरह मेच्योर होने के लिए कितने महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं अप्रॉक्सीमेट। द चाइल्ड इज बोर्न ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूटेरस। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से मसल दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के बाद यूटेरस की वजह से वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होती है किसी भी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। अब आता है कि मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली में होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली में होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन आपको पता होगा। मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली में सुनो, एवरी मंथ ओवरी रिलीज वन एग इन यूटेरस प्रिपेयर इट सेल्फ रिसीविंग द फर्टिलाइजेशन एग बोर्ड डेवलपिंग और थिक स्पॉन्जी लाइनिंग। देखो जब भी हर महीने, आपको पता है हर महीने क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल बॉडी के अंदर जो एग का फॉर्मेशन होता है उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए स्पर्म। क्या चाहिए, स्पर्म, कि मुझे तो स्पर्म से मिलना है और मेरे को अपने आप को क्या करवाना है, फर्टिलाइज करवाना है। तो हर महीने एग ओवेरी से निकलता है, ओवरी से निकलता है और कहाँ पर आता है, फेलिपिन ट्यूब में आता है। और वो इंतजार करता है किसका, स्पर्म का। अगर उसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से फोइटस बनाएगा, फोइटस से धीरे धीरे वो ग्रोथ कर क्या बना लेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बट इन द केस एग का फॉर्मेशन हुआ, एग बन गया, एग बनने के बाद फेलिपिन ट्यूब में आया, फेलिपिन ट्यूब में आने के बाद क्या होता है, उसको नहीं मिला क्या, स्पर्म। अब स्पर्म नहीं मिला तो क्या करेगा बेचारा, तनहा हो जाएगा, रोने लग जाएगा। रोने लगने के बाद उसको तो अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है कि अभी भी उसको क्या है, तलाश है कि मुझे क्या मिले, स्पर्म मिले। स्पर्म के लिए वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा, यूटेरस में चला जाएगा। अब यूटेरस को पता है कि हर महीने एग का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। अब एग का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा,
जो वॉल है यूटेरस की वो क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी कि अगर इसको स्पर्म मिल गया तो ये मेरे को परेशान करेगा, 9 महीने तक मेरे को क्या करेगा, परेशान करेगा। तो यूटेरस की जो वॉल होती है वो अपने आप को क्या करने लग जाती है, प्रिपेयर करने लग जाती है कि इन द केस जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो बनेगा, उसको कोई भी दिक्कत ना आए, तो अपने आप को क्या करने लगती है, वो प्रिपेयर करने लगती है। बट वहाँ पर तो क्या नहीं हुआ, वहाँ पर तो 7 फेरे ही नहीं हुए, बेचारा क्या है, एग तना है, उसको स्पर्म मिला ही नहीं, तो वो रोता रोता कहाँ पे आएगा, वो आएगा कहाँ पर, यूटेरस पे। यूटेरस के वॉल से आकर क्या होता है, गले मिल जाएगा, उसके चिपक जाएगा बेचारा। चिपक जाने के बाद क्या होता है, अभी भी इंतजार, इंतजार किसका, स्पर्म का, नहीं मिला तो क्या करेगा, फर्टिल देखो यहाँ, एवरी मंथ ओवेरी रिलीज वन एग, यूटेरस प्रिपेयर इट सेल्फ। तो यूटेरस अपने आप को क्या करने लगता है, प्रिपेयर करने लग जाता है, रिसीविंग फर्टिलाइजेशन एग, किसको रिसीव करने के लिए, फर्टिलाइजेशन एग को। लेकिन वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, केवल और केवल एग बचा है। बाय डेवलपिंग थिक स्पॉन्जी लाइनिंग, वहाँ पर स्पॉन्जी लाइनिंग बन जाती है, थिक बन जाती है। इट फर्टिलाइजेशन डजन टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग अलोंग विद द यूटेरस लाइनिंग ब्रेक डाउन, तो क्या हो जाता है, उसके साथ चिपक जाता है, यूटेरस के वॉल से चिपक जाता है और धीरे 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 क्या करने लग जाता है, उसको ब्रेक डाउन करने लग जाता है। कम आउट थ्रू ऑफ वेजाइना एंड ब्लड एंड मसल, तो वो मसल टूटती है, टूटने के बाद वो ब्लड के साथ क्या हो जाता है, बाहर आने लग जाता है। तो एवरी मंथ ऐसा होता है। इट इट लास्ट फॉर अबाउट 2 8 डेज, ये कितने 2 से 8 दिन के बीच में चलता है। इस प्रोसेस को ही मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है या एमसी बोला जाता है, जो हर मंथ आपको महिलाओं में देखने को मिलता है। वहाँ पर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस एग को बॉडी से बाहर निकलना होता है, तो वो मसल्स के साथ क्या हो जाता है, टूटकर बाहर निकल जाता है ब्लड के साथ। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। नेक्स्ट आती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल के टाइम पर जो डिजीज़ होती है, ट्रांसमिट होती है, वो कौन कौन सी हो सकती है, तो इसे एसटीडी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज which are spread by sexual contact with an infected person are called sexual transmitted disease। मतलब यहाँ है कि कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान इन्फेक्टेड हो गया तो इसी को ही बोला जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज जो स्प्रेड आउट हो जाती है, फैलती है, किसके दौरान, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्सुअल टाइम के दौरान, फिजिकल होने पर ऐसी बीमारियां जो फैलती है, स्प्रेड आउट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसी को बोला जाता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉमन एसटीडी आर गोनोरिया हो गया, इधर से स्पिल हो गया, ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया का। एड्स हो गया, ये होता है वायरस की वजह से। एड्स की फुल फॉर्म तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रख लेना। इसको बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। ये किसकी वजह से फैलता है, वायरस की वजह से फैलता है। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ऐसी कोई भी 2 डिजीज़ का नाम बताए जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, तो एक याद रख लेना गोनेरिया और एक याद रख लेना एड्स। और एड्स की फुल फॉर्म डेफिनेटली याद रख लेना एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिस्टम, जो किसके द्वारा, HIV के द्वारा फैलती है, किसके द्वारा, HIV के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट आती है कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल मेथड। ऐसे कोई मेथड जो बर्थ कंट्रोल को, बच्चे को जन्म देने के लिए रोका जा सकता है। देखो वैसे तो ये कानूनी जुर्म है, आप किसी बच्चे को जन्म लेने से नहीं रोक सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर रोकने की कोशिश करते हो तो ऐसी सिचुएशंस होती है कि आप पहले ही रोक सकते हो कि जब वो बच्चा मैच्योर ना हुआ हो। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन वही होता है कि महिला को प्रेगनेंसी से बचाना, महिलाओं को प्रेगनेंसी से बचाने वाली प्रोसेस को ही कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है। तो एक होते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में एक मेन इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने सबको पता होगा, कॉन्डम। कॉन्डम क्या होता है, एक बैरियर मेथड होता है। एडवांटेज क्या होता है, इट हेल्प द प्रिवेंट ऑफ एसटीडी। जितने भी बीमारियां होती हैं एसटीडी वाली, उसको उससे क्या कर सकते हैं, अपन रोक सकते हैं। और कॉन्डम क्या होता है, कॉन्डम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, पेनिस के ऊपर प्लेस्ड होता है, पेनिस के ऊपर प्लेस किया जाता है। जब भी क्या होती है, रिप्रोडक्शन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो जितना भी स्पर्म बाहर निकलता है वो किसके अंदर स्टोर हो जाता है, इस पॉलीथीन के अंदर, इस कॉन्डोम के अंदर स्टोर हो जाता है। मतलब ये आगे वेजाइना के अंदर ट्रांसमिटेड नहीं होता है। तो ये एक टाइप का क्या होता है, बैरियर मेथड होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या बर्थ कंट्रोल आपको रोक सकते हो। और ये क्या करवाने का काम करती है, ये अगर इसको एड्स हो रहा है, अगर इस
ह्यूमन को एड्स हो रहा है तो उस महिला को एड्स नहीं होता है, मतलब ये 90% क्या होता है, सिक्योर होता है, मतलब यहाँ पर जो एसटीडी है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होती है। तो ये एक टाइप का क्या होता है, बैरियर मेथड होता है। कौन सा, कॉन्डोम। नेक्स्ट आता है कौन सा, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या हो सकता है, ओरल पिल्स हो सकती है, टेबलेट्स हो सकती है। क्या हो सकती है, टेबलेट्स हो सकती है। जैसे इट चेंज हार्मोन्स बैलेंस विच कैन कोज साइड इफेक्ट। लेकिन जो टेबलेट्स होती है वो टेबलेट्स क्या करती है, बहुत गर्मी देती है। गर्मी देती है मतलब इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा भी क्या रोका जा सकता है, इसके द्वारा भी बर्थ कंट्रोल मेथड, ये भी बर्थ कंट्रोल मेथड है, इसके द्वारा भी बर्थ रोका जा सकता है या प्रेगनेंसी से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कौन सा, यूसीडी, अल्ट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या होता है, इसके अंदर आती है, मेन पार्ट है कॉपर टी। क्या, कॉपर टी क्या होती है, कॉपर टी की स्ट्रक्चर देखो किस टाइप की होती है, आपको बताऊं मैं। आप यहाँ से देखो, कॉपर टी इस टाइप का होता है, टी आकृति का होता है इस टाइप से, ठीक है। इसको कहाँ पर प्लेस किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है यूटेरस के अंदर। कहाँ पे, यूटेरस के अंदर। वेजाइना से डालते हैं और यूटेरस पे ऐसे फैला देते हैं। जब भी स्पर्म इंटर करते हैं, स्पर्म इंटर करते हैं तो इसको टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, ये क्योंकि ये एसिडिक नेचर की होती है, जो कॉपर टी होती है वो किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर की होने की वजह से ये क्या करते हैं, स्पर्म को आगे नहीं जाने देती, यहीं पर क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। अगर स्पर्म आगे नहीं जाएगा तो इसकी वजह से क्या नहीं होगा, वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये एक मेथड होता है, इसे यूसीडी मेथड बोला जाता है, जो एग्जाम्पल है किसका, कॉपर टी का। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अलग अलग मेथड तो और होते हैं दुनिया भर के। एक सर्जिकल मेथड भी है, ये कभी कभी पूछे जा सकते हैं, हाई लेवल में पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं वासेक्टोमी, एक होते हैं ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या होते हैं, जो वास डिफरेंस होते हैं जिसके वास डिफरेंस के थ्रू आउट यूरेथ्रा में क्या जाता है, स्पर्म जाता है। उस वासेक्टोमी के थ्रू आउट उसको क्या कर देता है, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देते, काट के उसको सिल देते हैं। तो सिल काट के उसको क्या कर देंगे, अवरोध कर देंगे, काट देंगे, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता, किसका, स्पर्म का आगे ट्रेवल नहीं होता, यूरेथ्रा में नहीं जा पाता। तो ये वासेक्टोमी होती है वो किसमें, इसमें वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, काट कर उसको, जैसे ऑपरेशन बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना, तो महिला ने ऑपरेशन करवा दिया, बच्चे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, उसका रीज़न ये होता है कि फैलोपियन ट्यूब को कट करवा दिया जाता है, ब्लॉक करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से एग आगे इसमें यूटेरस में नहीं जा पाता, ठीक है। तो महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी होती है और पुरुषों में कौन सी होती है, वासेक्टोमी होती है। इतना सा आपको याद रखना है। सर्जिकल मेथड आर सेफ इन द लॉन्ग रन बट सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन इट नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। यहाँ पर क्या होता है, सर्जिकल मेथड सेफ होती है बट सर्जरी इटसेल्फ इट कैन कॉज इन्फेक्शन, इसकी वजह से क्या आ सकते हैं, इन्फेक्शन आ सकते हैं। नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, ये क्या होता है, परफॉर्म अच्छे से नहीं करती है। तो सबका साथ सबका वैसा विकास। तो हमारे एक ऐसी कंडीशन आती है। तो थैंक यू।